हाँ जी, गुड आफ्टरनून। कितने लोग जुड़ चुके हैं एक बार कमेंट करके बताइए। वैसे तो आप लोग मेरे से पहले जुड़ चुके हैं जी। आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी, तो ठीक है, सबके कमेंट तो नहीं पढ़ पा रहा मैं। देखिए जी, आज ये वीडियो मैं इसलिए लेकर के आया हूँ क्योंकि अब जो है कंफर्म हो चुका है कि हरियाणा कांस्टेबल का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो अब हम एक रूटीन बनाएंगे। एचएसएससी ने जितने क्वेश्चंस पूछे हैं, अब देखो एचएसएससी में सिलेबस सबका अलग अलग होता है। अगर मैं बात करूँ इंडियन हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में एचएसएससी जो है हमेशा 6 से 7 क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब एक एग्जाम की 3-3 शिफ्ट होती है, तो इसका मतलब लगभग हर एग्जाम के साथ 25 के लगभग क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री के पूछे गए हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम हुए हैं। तो अब तक जितने भी एग्जाम एचएसएससी के हुए हैं उनके सारे के सारे आए हुए हिस्ट्री के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को यहाँ पर सोल्व करवाऊंगा, क्योंकि आप लोग आने वाला जो एग्जाम देंगे आपको पता लग जाएगा हिस्ट्री किस लेवल की पूछी जा रही है। हो सकता है वो क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाए, ऐसा बहुत बार हुआ है, लेकिन हो सकता है उनके आसपास का क्वेश्चन भी पूछे, तो हम सारा का सारा लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो एक बार शुरू कर दिया जाए। अब तो कमेंट मैं आप लोगों के पढ़ पा रहा हूं। ठीक है, चलिए जी, पहले हम शुरू करते हैं, बाद में बीच में मैं आप लोगों से बात करूंगा। ठीक है जी, तो चलिए जी, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन दे रखा है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? कौन सा है शिवाजी? जी बिल्कुल सही दिख रहा है। ठीक है, देखिए कैसा था शिवाजी का प्रशासन, कौन थे शिवाजी? शिवाजी ने मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। देखिए जब मुगल साम्राज्य चल रहा था ना, मुगल साम्राज्य के समकालीन महाराष्ट्र का जो एरिया है, यहां पर मराठा साम्राज्य स्थापित हुआ था इस एरिया में। तो यहां पर शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी, और मराठा साम्राज्य 1674 से लेके 1818 तक चला था। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझना, मराठा साम्राज्य 1674 से लेके 1818 तक चला था। अब मैं आप लोगों को मराठा साम्राज्य के प्रशासन के बारे में बताऊंगा। इस मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे शिवाजी। मराठा साम्राज्य का जो प्रशासन था ना, मराठा साम्राज्य का जो प्रशासन था उसमें कुछ नाम होते हैं। देखिए एक बार, मराठा प्रशासन, मराठा प्रशासन, शिवाजी के दरबार में जो मराठा प्रशासन चल रहा था, ठीक है, क्या था उसमें? सबसे बड़ी जो राजा वाली पोस्ट होती है ना, राजा, वो पोस्ट छत्रपति की होती थी। राजा को क्या कहते थे? छत्रपति। जिस प्रकार दिल्ली सल्तनत में राजा को कहा जाता था सुल्तान, जिस प्रकार मुगल सल्तनत में राजा को कहा जाता था बादशाह, मराठाओं में, देखो ये क्वेश्चन का आंसर तो आप लोगों को पता है, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इन फ्यूचर आ सकते हैं एचएसएससी में, वो सारे इसके अंदर कवर हो जाएंगे। देखिए राजा की जो पोस्ट होती है वो कहलाती है क्या? छत्रपति। ठीक है, सबने सुना होगा छत्रपति शिवाजी। छत्रपति। इसके अलावा अब अगर बात करें तो इनके प्रशासन में 8 व्यक्ति होते थे जिनको कहा जाता था अष्टप्रधान। मराठा साम्राज्य में 8 मंत्री होते थे जिनको कहा जाता था अष्टप्रधान। जिस प्रकार अकबर के दरबार में नवरत्न होते थे, मराठाओं के दरबार में अष्टप्रधान होते थे। अष्टप्रधान में वो 8 पोस्ट कौन कौन सी होती थी? वो पोस्ट होती थी सबसे बड़ी पेशवा,
उसके बाद सरी ए नौबत, अमात्य, सुमंत, वाक्यानविस, चिटनिस, पंडित राव और न्यायाधीश। ठीक है, ये वाली पोस्ट होती थी। इस बात को ध्यान से समझ लेना। एक क्वेश्चन इसमें से आया है, मैं बाकी 8 के 8 बता रहा हूं सारे। ठीक है, मराठा साम्राज्य में सबसे ऊपर छत्रपति, छत्रपति के नीचे अष्टप्रधान, 8 मंत्री। अष्टप्रधान में वो पोस्ट कौन कौन सी होती थी? पेशवा। पेशवा की जो पोस्ट होती थी वो होती थी प्रधानमंत्री की पोस्ट। ठीक है, सरी ए नौबत होता था सेनापति। सरी ए नौबत जो होता था वो सेनापति होता था। अमात्य होता था वित्त मंत्री। फाइनेंशियल मिनिस्टर जो होगा, फाइनेंस मिनिस्टर जो होगा वो अमात्य कहलाता था। सुमंत होता था विदेश मंत्री। सुमंत क्या होता था? विदेश मंत्री। वाक्यानविस होता था खुफिया विभाग का अध्यक्ष, खुफिया विभाग। ठीक है, इंटेलिजेंस। चिटनिस होता था पत्रकार, मीडिया कर्मी जो है वो चिटनिस कहलाते थे इसके दरबार में। पंडित राव धार्मिक अनुष्ठान करवाने वाला, धार्मिक अनुष्ठान जो करेगा। और न्यायाधीश, न्याय यानी जस्टिस के लिए। ठीक है, ये 8 पोस्ट होती थी मराठा साम्राज्य में। अब आप देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया। क्वेश्चन ये पूछा गया है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा, पेशवा किसे कहा जाता था? तो पेशवा क्या हो गया जी? यहां पर प्रधानमंत्री इसमें दे ही नहीं रखा। ठीक है, तो एक नया आंसर ऐड करेंगे हम, प्रधानमंत्री। ठीक है, यहां पर रक्षा मंत्री की तरह जगह पे आप सरी ए नौबत कर सकते हैं। धार्मिक में पंडित राव, मुख्यमंत्री वहां पर कोई पोस्ट नहीं थी। न्याय मंत्री मतलब न्यायाधीश। तो यहां पर आंसर इनमें से कोई नहीं आएगा, डी आएगा, प्रधानमंत्री। पेशवा प्रधानमंत्री की पोस्ट होती थी। क्या आप लोगों को ये चीज कंफर्म है? क्या आप लोगों ने ये सब समझ लिया है? एक बार इसके बारे में कमेंट करके बताइए। क्या ये कंफर्म है? कोई दिक्कत है किसी को? हाँ जी, पीएम प्रधानमंत्री। चलिए जी, तो बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर जो है सी बताया था, वो गलत है। ठीक है, अब देखिए आगे, अगले क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बीसी का सही संक्षेप क्या होगा? देखो, इंडियन हिस्ट्री में डेट को मेंशन करने के लिए है ना, डेट को मेंशन करने के लिए जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म को फॉलो किया गया है। भाई, ईसा मसीह के जन्म से पहले जो समय हुआ वो कहलाएगा बीसी, इनके बाद का जो समय है वो कहलाएगा एडी। अब बड़ा सिंपल है, एक बार ये पूछी गई है फुल फॉर्म, बीसी की फुल फॉर्म क्या थी? इनके जन्म से पहले का समय, बिफोर क्राइस्ट। इनके जन्म के बाद का समय एनो डोमिनी। आपने सुना होगा ईसवी और ईसवी पूर्व, ये ईसवी पूर्व कहलाता है और ये ईसवी कहलाता। तो इसमें आंसर क्या आएगा? बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, तो बीसी की फुल फॉर्म होगी यहां पर बिफोर क्राइस्ट। सबका सही आंसर सी आएगा। लेकिन आपको एडी का भी पता होना चाहिए, एनो डोमिनी। बहुत सारे लोग आफ्टर डेट या आफ्टर डेथ समझते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, शक संवत की शुरुआत किसने की थी? शक संवत क्या है? शक संवत भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। राष्ट्रीय पंचांग, राष्ट्रीय पंचांग भारत का, जो कि कनिष्क ने शुरू किया था। कनिष्क किस वंश का है? कुषाण वंश का। कनिष्क ने शुरू किया था। शक संवत 78 में शुरू हुआ था।
इसके अलावा एक विक्रम संवत भी है, 58 में शुरू हुआ था। इसके अलावा गुप्त संवत भी है, संवत होता है कैलेंडर, पंचांग, ये 320 एडी में शुरू हुआ था। ठीक है, तो शक संवत, इनमें से राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है भारत का? शक संवत 78 में शुरू हुआ था, कनिष्क के समय में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्य भारत में कहां से आए थे? देखो जी, आर्यों के लिए ना अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए। सबसे पहले एक व्यक्ति ने बताया है कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे, उत्तरी ध्रुव। ठीक है, आर्यों को उत्तरी ध्रुव से बताया है। कोई कहता है कि आर्य ईरान से आए थे, कोई कहता है कि आर्य तिब्बत से आए थे, तिब्बत से, और कोई कहता है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। अब देखो, एग्जाम के स्टैंडर्ड के हिसाब से बताओ ना, ये क्वेश्चन क्या पता ना भी पूछा जाए आर्य कहां से आए थे, अलग अलग मत पूछे जाएंगे किसके अनुसार आर्य कहां से आए थे। ठीक है, तो आप लोग देखिए, सबसे पहले दे रखा है जी यहां पर पश्चिमी एशिया, इसका तो कोई वो नहीं है, पूर्वी एशिया का भी नहीं है, केंद्रीय एशिया दे रखा ऑप्शन में, और दक्षिणी एशिया, यहां से तो आर्यों का कोई साक्ष्य नहीं है, इनके बारे में तो किसी ने बताया भी नहीं है। वैसे आर्य मध्य एशिया से आए थे, लेकिन ये बात किसने कही थी और कहां कहां से आने की संभावना थी कि किसने कहा है? उत्तरी ध्रुव से आर्यों के बारे में बताया गया कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे, ये बात बाल गंगाधर तिलक ने कही थी। यानी बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य कहां से आए थे? उत्तरी ध्रुव से। बाद में इस बात को खंडित कर दिया गया था। ईरान से वहां का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जयंत अवेस्ता, जयंत अवेस्ता नामक एक ग्रंथ है जो कि ऋग्वेद के समकालीन है। इसके अनुसार आर्य ईरान से आए थे। तिब्बत से दयानंद सरस्वती के अनुसार, दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य तिब्बत से आए थे। और मध्य एशिया से ये बात मैक्स मूलर ने कही थी। आज सबसे बड़ा सिद्धांत माना जाता है मैक्स मूलर का कि आर्य कहां से आए थे? मध्य एशिया। तो इसका आंसर होगा केंद्रीय एशिया या फिर मध्य एशिया से। ठीक है, हाँ, अगर पूछा जाए आर्य सबसे पहले भारत में कहां आए थे, ये तो कहां से आए, भारत में कहां आए थे? पंजाब में। अगर पूछा जाए कहां बसे थे? सप्त सैंधव में। आर्य कहां आए थे? पंजाब में, और बसे थे सप्त सैंधव में। ठीक है, तो आप लोगों को यह कंफर्म हो गया है, इसका आंसर क्या है? केंद्रीय एशिया। और किसके अनुसार? ये बात कही किसने थी? मैक्स मूलर ने कही थी। ठीक है, अगर कोई बताए कि उत्तरी ध्रुव से आर्य आए थे, ये बात किसने कही थी? बाल गंगाधर तिलक ने। ईरान से, ईरान का एक ग्रंथ है जयंत अवेस्ता। और तिब्बत से दयानंद सरस्वती के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? सुनिए जी मेरी बात। गुप्त साम्राज्य की अगर बात करूं तो गुप्त साम्राज्य 240 में शुरू हो गया था श्रीगुप्त के द्वारा, लेकिन श्रीगुप्त ऑप्शन में ही नहीं है। श्रीगुप्त के बाद 280 में इसका बेटा घटोत्कच गद्दी पर बैठा। इसके बाद 320 में घटोत्कच का बेटा चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठा। लेकिन इनमें से पहला स्वतंत्र शासक यही था। देखो, वैसे तो गुप्त साम्राज्य की नींव डाल दी थी श्रीगुप्त ने। अगर श्रीगुप्त ऑप्शन में ही नहीं है तो आंसर कहां से लगा देंगे हम? हाँ, श्रीगुप्त ऑप्शन में होता, इसका आंसर श्रीगुप्त होता। लेकिन श्रीगुप्त के गद्दी पे बैठने के 80 साल बाद उसका पोता चंद्रगुप्त प्रथम जब गद्दी पे बैठा तो ये गुप्त साम्राज्य को स्वतंत्र रूप से चलाने लग गया। ये किसी न किसी के अधीन सामंत हुआ करते थे, किसी के, ये पूरे भारत पे राज नहीं कर रहे थे। लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त काल का वैसे तीसरा शासक है, लेकिन स्वतंत्र शासक ये पहला है। तो इसका आंसर आएगा चंद्रगुप्त प्रथम। हर्षवर्धन ये वर्धन वंश का था। समुद्रगुप्त ये चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा था। इसने 320 से 35 तक राज किया। इसने 335 से 375 तक राज किया। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम का ही बेटा था समुद्रगुप्त, जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, ब्रह्मगुप्त इसमें कोई था नहीं।
तो ये है जी गुप्त काल की स्थापना किसने की। अगर श्रीगुप्त ऑप्शन में नहीं है तो चंद्रगुप्त प्रथम आएगा जी इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मुगल काल में, सही देख पा रहे हैं क्वेश्चन आप। अगला, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपनी कारखाने स्थापित किए थे। मेरी बात सुनो, अंग्रेजों का मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। स्थापना कब हुई थी? 1600 में। लेकिन ये कंपनी इंडिया में कब पहुंची? इंडिया में पहुंची 1606 में। ठीक है, इंडिया में 1606 में पहुंचने के बाद पहली कोठी, यहां जो फैक्ट्री शब्द लिखा है ना, कारखाना शब्द लिखा है, उसके लिए कोठी शब्द का इस्तेमाल भी होता था। पहली कोठी उन्होंने 1608 में सूरत में स्थापित की थी। ठीक है, तो आंसर आएगा सूरत। हाँ, बाद में इन जगहों पर भी स्थापित की, जैसे 1608 में हो गई सूरत में, 1639 में हो गई मद्रास में, 1690 में हो गया कलकत्ता, और बंबई को कब्जे में लिया 1668 में। ठीक है, धीरे धीरे। तो सबसे पहले सूरत में ही फैक्ट्री लगी थी। बात समझ में आ गई? ये होगा जिसका आंसर सूरत। हाँ, ये पूछा जाए ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री भारत में किसके समय में लगी थी? उस समय शासक था जहांगीर। जहांगीर का समय है 1605 से लेके 1627। लेकिन कंपनी की स्थापना किसके समय में हुई थी? अकबर, क्योंकि 1556 से लेके 1605 तक अकबर का शासनकाल था, जबकि कंपनी 1600 में बनी है, तो अकबर के समय में। बात समझ में आ गई? मुझे एक बार फटाफट कमेंट करके बता दीजिए, क्या किसी को प्रॉब्लम है? बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? मजा आ रहा है? अच्छा, क्वेश्चन थोड़े छोटे कर लूं? ठीक है, और कोई समस्या? ममता जी, मैराथन क्लास का कंसेप्ट मेरे को पसंद नहीं है एक्चुअली बताऊं तो। अगर आप ये सोचिए, जो चीज़ आपको 6-7 महीने में पढ़नी है, 12 घंटे में एकदम से क्यों पढ़ लेंगे आप? कौन पीछे पड़ा हुआ है आपके? क्या वजह है कि आप लोगों को 12 घंटे में सारा कुछ करवा दिया जाए? और कितने इंटेलिजेंट है आप कि 12 घंटे लगातार उसको बैठ के पढ़ लेंगे और वो आपको याद भी हो जाएगा। समझ गए होंगे आप मेरी बात को? हाँ जी। चलिए जी। हाँ जी, निधि, आपके कमेंट भी पढ़ रहा हूं मैं। पंकज, सुनील कौशिक। रिवीजन के लिए तो देखो आप लोगों को नोट्स ही देखने पड़ेंगे। हाँ, बाकी क्वेश्चंस की बात रही, जब तक एमसीक्यू बैच नहीं आता तब तक मैं आप लोगों को यहाँ पे करवा ही रहा हूँ। ठीक है, प्रैक्टिस तो होगी इसमें कम से कम, और ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को भी मिलेंगे कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए जी आगे, पहली सहायक संधि कौन सी थी? पहली बात तो ये कि सहायक संधि क्या है, सुने मेरी बात। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ना 1757 से 1857 तक भारत में शासन किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में 1757 से लेकर 1857 तक रहा था। ठीक है, क्या ये क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं? एक बार इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, आई थिंक अब आप देख पाएंगे इसको। ठीक है, देखिए जी, ईस्ट इंडिया कंपनी 1757 से लेकर 1857 तक भारत पे शासन किया था। इस दौरान कंपनी के बहुत सारे गवर्नर जनरल भारत पे राज करते थे। कैसे राज था भाई? यहां पे पूरे सिस्टम पे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, कंपनी की तरफ से गवर्नर जनरल, फिर वो जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ में, और वो फिर जो है ब्रिटेन की रानी के हाथ में, ऐसे राज किया जा रहा था। तो गवर्नर जनरल बार बार जो है बदले जाते थे, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। ऐसे ही एक गवर्नर जनरल आए थे, लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली, तो लॉर्ड वेलेजली ने
एक नया कंसेप्ट भारत में लागू किया था 1798 में, जिसका नाम है सहायक संधि। सहायक संधि नामक एक कंसेप्ट कहेंगे सब्सिडरी अलायंस। सहायक संधि या फिर सब्सिडरी अलायंस, इस बात को ध्यान से समझना। सहायक संधि का मतलब क्या था? लॉर्ड वेलेस्ली ने कहा कि भारत का जो भी राज्य है उसको जरूरत है, पहली बात तो है कि आपस में राज्यों को लड़ाया, एक दूसरे के लिए डर पैदा कर दिया। अब राज्यों को जब डर पैदा हो गया कि वो राज्य मेरे ऊपर अटैक कर सकता है, तो वो अंग्रेजों की सहायता लेने गए। अंग्रेजों ने कहा सहायता करेंगे, एक संधि करो, सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस, इसमें म्यूचुअल बेनिफिट होगा। क्या? राज्य खुद की सेना नहीं रखेगा, अब राज्य खुद की सेना नहीं रखेगा, आर्मी सेना ईस्ट इंडिया कंपनी की होगी, सेना कंपनी की होगी। सैनिकों को वेतन राज्य देगा। अब राज्य को कह दिया आप खुद की सेना मत रखो, आपको सेना किराए पे मिलेगी। एक तरीके से सिंपल सी बात यह है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा भाई सेना हमारे पास है, इस राज्य को जरूरत है, सेना लो, प्रोटेक्शन लो, सुरक्षा लो, हाँ इन सैनिकों को सैलरी तुम दोगे। ठीक है, आजकल अगर मान लो कोई पर्सनल वीआईपी सिक्योरिटी मांगता है तो भी ठीक है, सरकार आपको सिक्योरिटी देगी, उन सैनिकों का खर्चा आप दोगे। तो ऐसे सहायक संधि पे साइन करवा लिए। बाद में जब राज्य को लगता कि हमें अब सहायक संधि की जरूरत नहीं है, वो सैनिक हटते नहीं, धीरे धीरे उस राज्य पे कब्जा हो जाता था। तो सहायक संधि के माध्यम से राज्यों पर कब्जा करना ये काम लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। सबसे पहले 1798 में यह संधि हैदराबाद में लागू की थी। और ध्यान दें, हैदराबाद को इतनी बड़ी विरासत नहीं थी कि वहां के राजा इतने पॉपुलर होंगे, लेकिन हैदराबाद के जो राजा होंगे उनको निजाम कहा जाता था। तो सबसे पहले 1798 में सहायक संधि अपनाने वाले थे हैदराबाद के निजाम। समझ में आ गई बात? मैंने आपको पूरा कंसेप्ट बता दिया कि सहायक संधि क्या थी, किसने लागू की थी, क्या इसमें होता था, वो सब बता दिया। इसके बारे में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए फटाफट। बताइए, किसी को कुछ पूछना है तो। हैदराबाद, हैदराबाद क्या है जी? हैदराबाद, कोई समस्या है किसी को? आ गया समझ में? वेरी गुड। चलिए जी, अब हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स कहा जाता है? ये तो आप लोग देखते ही बता देंगे जी। प्रिंस ऑफ बिल्डर्स, जिसने ज्यादा वास्तुकला, जिसने ज्यादा भवन बनाए होंगे, किसको कहेंगे हम प्रिंस ऑफ बिल्डर्स? शाहजहां को। ठीक है, तो इसका आंसर होगा शाहजहां। मैं बाकी सबके बारे में बता देता हूं। अकबर ने भारत पे 1556 से 1605 तक राज किया था। बाबर 1526 से 1530, शाहजहां 1627 से 1658, जहांगीर 1605 से 1627। ठीक है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, मुझे फटाफट जवाब बताएंगे आप लोग। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, निम्नलिखित मुगल शासकों का कार्यकाल क्रमानुसार लिखिए, इनको सीरीज में लिखना है। आप लोग फटाफट बताएंगे सीरीज क्या बनेगी, ABCD के हिसाब से आंसर बताएंगे। फटाफट देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा। चलिए बताइए। BACD बताया है, BACD। अच्छा, देखते हैं अब क्या बनेगा। अब देखो, सबसे पहले बाबर, फिर अकबर, फिर आएगा जहांगीर और फिर आएगा शाहजहां। BADC आएगा। तो BACD बताया काफी लोगों ने, BADC आएगा। ठीक है, BADC, बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा शाहजहां। अगला देखिए जी,
सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन से थे? अब आप लोगों को सबको पता है सिखों के कितने गुरु थे? 10 गुरु। एक काम कर लेते हैं, इससे पहले कि हमें, आप लोग ये देख पा रहे हैं ना क्वेश्चन, इससे पहले कि हमें ये देखना पड़े 10वां कौन सा था, पहला कौन सा था, हम टोटल देख लेते हैं सारे के सारे। सभी गुरुओं के नाम मैं यहां पर लिख देता हूं। पहले गुरु गुरु नानक देव, सब लिख लीजिएगा आप लोग। गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जन देव, गुरु हर गोविंद, गुरु हर राय, गुरु हर किशन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। तो ये 10 गुरु हैं, 10 गुरुओं के नाम हैं। अब इसके अनुसार सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु थे और गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु थे। 5वें गुरु अर्जुन देव, इन्होंने स्वर्ण मंदिर बनवाया था, गोल्डन टेम्पल बनवाया था और इनकी हत्या करवा दी थी जहांगीर द्वारा। और जो गुरु तेग बहादुर है 9वें गुरु, औरंगजेब ने इनकी हत्या करवाई थी इस्लाम कबूल न करने पर। और गुरु गोविंद सिंह अंतिम गुरु है जिन्होंने 1699 में, ध्यान रहे 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ पेपर में आता है, ये भी खालसा पंथ किसने शुरू किया था। ठीक है। हाँ, अगर पूछा जाए 11वें गुरु के तौर पर नाम क्या होगा, तो गुरु ग्रंथ साहब को 11वें गुरु कहेंगे। लेकिन गुरुओं की, जीवित गुरुओं की परंपरा में अगर बात करूं मैं, तो गुरु गोविंद सिंह अंतिम गुरु हो गए, 10वें गुरु होंगे। ठीक है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह ने ही कहा था कि अब सिखों के अगले गुरु गुरु ग्रंथ साहब ही होंगे, अब गुरुओं की परंपरा नहीं चलेगी। ठीक है, चलिए जी, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। ताजमहल को डिजाइन किसने दिया था जी? ताजमहल को डिजाइन करने वाला कौन था? ताजमहल के बारे में सुन लेते हैं बातें, सुन लीजिए एक बार। ताजमहल की अगर मैं बात करूं तो जी ये यमुना नदी है, यमुना नदी के यमुना नदी के दक्षिण में ताजमहल स्थित है, आगरा में। आगरा यमुना के दक्षिण में है। ताजमहल का निर्माण शाहजहां अपनी पत्नी की याद में बनाता है, मुमताज की याद में। मुमताज की डेथ हो गई थी 1631 में, तो शाहजहां ने निर्माण करवाया, जिसका 1631 से लेके 1653 तक निर्माण चला। ताजमहल के बारे में अगर मैं कुछ बातें आप लोगों को बताऊं, कुछ कंसेप्ट में आप लोगों को बताऊं, तो ताजमहल का वास्तुकार, एक पूछा जाता है ताजमहल का मुख्य वास्तुकार। ताजमहल के लिए जो पत्थर इस्तेमाल हुआ है वो संगमरमर। ताजमहल को बनने में लगा समय
खर्चा, ये सब बेसिक क्वेश्चन है ये। ताजमहल का जो वास्तुकार था ना वो ईसा खां था। ताजमहल को डिजाइन करके उसने दिया था। मुख्य वास्तुकार जो था ना उस्ताद अहमद लाहौरी, मुख्य वास्तुकार, ठीक है। मेन आर्किटेक्ट जो था वो उस्ताद अहमद लाहौरी था, वैसे आर्किटेक्ट कौन था? ईसा खां। पत्थर मंगवाया था मकराना से, मकराना राजस्थान। समय लग गया 22 साल। उस समय खर्चा लग गया 1 करोड़ रुपए ताजमहल को बनवाने में। तो ये ताजमहल की बातें। शाहजहां ताजमहल यमुना नदी के उधर भी बनवाने वाला था, लेकिन उसको ब्लैक मार्बल नहीं मिला, वो काले पत्थर की तलाश में था। अगर देखते तो बाद में ताजमहल की परछाई दिखता वो, ठीक है। दूसरी बात, ताजमहल की यहां से लेके मुख्य गुंबद तक की ऊंचाई जान करके आप लोग हैरान रह जाएंगे। आपको पता है, क्या आपको पता है कि कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची मीनार है? कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची मीनार है, 72.5 मीटर, 72.5 मीटर, 72.5 मीटर ऊंची है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार से भी आधा मीटर ऊंचा है ताजमहल। ताजमहल की ऊंचाई है 73 मीटर, मुख्य गुंबद तक, नीचे से लेके ऊपर तक 73 मीटर। सोचने वाली बात है, कुतुब मीनार से भी ऊंचा है ताजमहल, ठीक है। तो ये ताजमहल के बारे में क्वेश्चन था। अब इसमें देखो मुख्य वास्तुकार का नाम ही नहीं दे रखा, तो ईसा खां इसका आंसर आएगा, ठीक है जी। कोई दिक्कत? आप लोगों ने ये नोट कर लिया क्या? इसके बारे में किसी को कुछ पूछना है तो बताइए जी। कुतुब मीनार का निर्माण कब हुआ था? कुतुब मीनार के निर्माण के लिए फिक्स डेट नहीं है, लेकिन कुतुब मीनार के लिए 1197 से 1206 के बीच का समय होगा। कुतुब मीनार, कोई डेट फिक्स नहीं है इसके लिए, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी को? हाँ जी, मुमताज अपनी 14वीं संतान को बच्चे को पैदा करते हुए मरी थी। मुमताज की डेथ हुई थी 14वीं संतान को जन्म देते हुए, और वो 14वीं संतान का नाम था आरा बेगम। एक लड़की हुई थी। मुमताज प्रसव पीड़ा के कारण, डिलीवरी पेन के कारण उसकी डेथ हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए जी आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के पास लौह स्तंभ किसने बनवाया था? देखो, जो कुतुब मीनार का कॉम्प्लेक्स है ना, वहां पर ये हो गई कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के पास एक मस्जिद है, एक दरवाजा है, ठीक है। कुतुब मीनार के पास एक आयरन पिलर है, आयरन पिलर, ठीक है। ये सब कुतुब मीनार के कॉम्प्लेक्स में, ये पूरा कुतुब मीनार का कॉम्प्लेक्स है। ये हो गई कुतुब मीनार, ये हो गई मीनार। ये मस्जिद है कुवत उल इस्लाम, और ये है अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, ये दोनों कुतुब मीनार ने कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। ये जो लोह स्तंभ है ना, लोहे का है, इन सबसे पुराना है इस कॉम्प्लेक्स में, अब तक जंग नहीं लगा इसमें। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का है, लेकिन ये कोई खास अभी सबूत नहीं मिला है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही बनवाया था, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का है, और इसका समय था 380 से लेके 413 ईस्वी तक। समुद्रगुप्त 335 से लेके 375 तक, सकंदगुप्त 355 से लेके 367 तक, 355 से 367,
और रामगुप्त 400, यहां पे भी 400 आएगा, सॉरी 300 लिख दिया मैंने। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद आता है रामगुप्त, 413 से 455, और स्कंदगुप्त का समय होगा 455 से लेके 467, 300 लिख दिया था बाई मिस्टेक, ठीक है। तो ये हो गया जी आपका आयरन पिलर किसके समकालीन था, ठीक है। अब देखिए आगे अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। देखो वैसे तो भारत शुरुआत में, अगर मैं बात करूं सिंधु सभ्यता में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो भारत छोटे छोटे शहरों में बटा हुआ था। अगर मैं बात करूं वैदिक सिविलाइजेशन में, वैदिक सभ्यता में दूसरे चैप्टर में, तो भारत जन में विभाजित था, एक जिला बस जिले का प्रशासन होता था। अगर मैं बात करूं पोस्ट वैदिक में, तो भारत जनपद में बट गया, और उसके बाद भारत में महाजनपद बने, 16 राज्यों में बटा। अब तक भारत 16 टुकड़ों में बट चुका था धीरे धीरे, अभी पूरा एक नहीं हुआ था। भविष्य में जब 16 के 16 राज्यों पे किसी एक व्यक्ति ने राज किया ना, तब पहली बार अखंड भारत का निर्माण हुआ था। तो ये काम महाजनपद काल में जाकर के चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया था 322 ईस्वी पूर्व में, और इसकी राजधानी कैपिटल बनी थी पाटलिपुत्र। तो अखंड भारत का सबसे पहला शासक आप मानेंगे चंद्रगुप्त मौर्य को। कनिष्क कुषाण वंश का था, हर्षवर्धन बहुत लेट आया था, और समुद्रगुप्त भी गुप्त काल में बहुत लेट आया था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? सुन लीजिए मेरी बात। शेरशाह सूरी ने दिल्ली में ओल्ड फोर्ट, पुराना किला बनवाया था। शाहजहां ने कोई भी फोर्ट नहीं बनवाया। अकबर ने रेड फोर्ट आगरा, और शाहजहां ने रेड फोर्ट दिल्ली। तो आंसर होगा शाहजहां। शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया था, जबकि आगरा का अकबर ने। किसी को कुछ दिक्कत तो नहीं है? चलिए जी आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सती प्रथा किसने बैन की थी? वैसे सती प्रथा की अगर मैं बात करूं ना, तो सुनिए, सती प्रथा उत्तर वैदिक काल से शुरू है। सती प्रथा उत्तर वैदिक काल से शुरू। अगर बात करें, प्रमाण इसके मिलते हैं गुप्त काल में आकर के। सती प्रथा के प्रमाण गुप्त काल में आकर के मिलते हैं, वैसे उत्तर वैदिक काल से शुरू हुई थी, ठीक है। सबसे पहले ये प्रतिबंध लगाने की कोशिश की गई थी पुर्तगालियों द्वारा। सिर्फ प्रयास किया गया था, लेकिन नहीं बनी बात। प्रतिबंध लगाने की कोशिश की गई थी अकबर द्वारा भी, नहीं बनी बात। फाइनली एक नाम है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने इस पे भरपूर प्रयास किया। फाइनली 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसको पूरी तरह से बैन कर दिया। तो आंसर आएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। इसमें दे रखा है डलहौजी। डलहौजी ने डाक सेवा शुरू की थी भारत में, रेलवे सेवा शुरू की थी। माउंटबेटन के समय में 1947 में विभाजन हुआ था। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। मतलब जो पाकिस्तान बना है ना, उसका बीज इसने बोया था लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है। अब ये भी कह सकते हैं भारत में फूट डालो शासन करो का काम लॉर्ड कर्जन ने किया था। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? कोई समस्या है?
तो चलिए जी, आज के क्वेश्चंस समाप्त होते हैं। आई होप कि आप लोगों को मज़ा आया होगा, समझ में आए होंगे। अब मुझे आप लोग एक बार थोड़ा सा कंफर्म करके बता दो, सारे लोग लाइव हैं, कि मैं लाइव सेशन कब चलाऊं, किस टाइम चलाऊं। अब कोशिश रहेगी कि वीक में 2-3 टॉपिक भी आएंगे और क्वेश्चंस को लेकर के लाइव क्लास तो डेली रहेगी। हाँ जी, आप लोग अपना टाइम सजेस्ट करें अपने हिसाब से, थोड़ा ये भी देखें कि सब किस लेवल पे आ सकते हैं। सब के सब बताएं जी। अच्छा, मजा आ रहा है? बताइए। इवनिंग में क्या शाम को 8 से 9 का समय सही रहेगा? लेकिन 8 से 9 तो प्रवीण सर की लाइव होगी फिर। नौ से 10, रात को 9 से 10 या 7 से 8 शाम को। अच्छा, रात तक तो नेट खत्म हो जाता है ना। अच्छा, एक काम करें, शुरुआत कर दे तो हम सुबह सुबह से। यार सबने अलग अलग टाइम दे दिया है ना, तो देखते हैं भाई, एक शेड्यूल फिक्स करेंगे हम, ठीक है? इवनिंग का ही करेंगे और एक शेड्यूल फिक्स करेंगे। तो अब जैसे ही आप लोग जाएंगे वीडियो देखने के तुरंत बाद, आप लोगों की मर्जी है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है? जितनी ज़्यादा संख्या होगी क्लासेस उतनी ज़्यादा लगती रहेंगी। तो चलिए फिर, किसी को और कुछ पूछना है क्या? देखते हैं, शाम का ही देखते हैं फिर। किसी को भी कुछ पूछना है क्या? नहीं पूछना? तो चलिए फिर मिलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया अब तो। ठीक है जी, देखते हैं शेयर कौन करेगा क्या करेगा, मैं सब देखूंगा। चलिए फिर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।